हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के यूनिट 9 को कवर करने वाले हैं। यूनिट 9 में हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन भारत शासन एवं अन्य पहलू को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 9 में टोटल 32 चैप्टर हैं, यानी 26 से 32 तक है। चैप्टर 26 में हम लोग जानेंगे संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास। चैप्टर 27 में भारत में ब्रिटिश नीतियों का सर्वेक्षण को हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर 28 में भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव है। चैप्टर 29 में भारत में प्रेस का विकास है। चैप्टर 29 में भारत में शिक्षा का विकास है। 30 में कृषक आंदोलन है 1857 से 1947 और 32 में भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन। इन सारे चैप्टर को यूनिट 8 में कवर किया गया है। तो इस सेशन में हम लोग चैप्टर 26 को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। जिस लैंग्वेज में स्पेक्ट्रम में दिया है बिल्कुल उसी लैंग्वेज में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बिल्कुल स्टोरी के तरीके से समझनी है इसको। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और 1765 में इसके व्यापारिक कंपनी से शासकीय निकाय में रूपांतरित होने से भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था पर प्रभाव डाला, लेकिन कंपनी शासन के अधीन 1773 और 1858 के बीच और फिर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन व्यापक एवं पर्याप्त संवैधानिक तथा प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तनों का साक्षी रहा। इन परिवर्तनों की प्रकृति और उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा को पोषित करना था, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक राज्य के तत्वों का समावेश भी किया। 1773 और 1858 के बीच संवैधानिक विकास। बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। राजस्व वसूलने का अधिकार होता था। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। अवध का नवाब सुजाउद्दौला भी कंपनी का पेंशनर बन चुका था। कंपनी ने 2 उप दीवान नियुक्त किए, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खां और बिहार के लिए राजा शेताब राय। इसके बाद 1767 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप की पहली घटना 1767 में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की 40 लाख पाउंड की विशाल वार्षिक आय में से 10% हिस्से की मांग की। 1765 से 72 में प्रशासन की दोहरी प्रणाली अस्तित्व में रही। इसके अनुसार कंपनी दीवानी थी और नवाब नाजिम थे। अब कंपनी पर भूमि का सीमा शुल्क इत्यादि वसूलने की जिम्मेदारी थी। इस व्यवस्था में कंपनी के पास वास्तविक अधिकार थे, लेकिन उसका कोई भी दायित्व नहीं था, जबकि इसके भारतीय प्रतिनिधियों को सभी अधिकार थे, मतलब उप दीवानों को सभी अधिकार थे, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये व्यवस्था 7 वर्षों तक जारी रही थी। इस अवधि की कुछ विशेषताएं रही हैं। क्या रही हैं? 65 से 72 में कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और उन्होंने निजी व्यापार द्वारा अकुत धन कमाया। अत्यधिक भू राजस्व की वसूली तथा किसानों का उत्पीड़न। कंपनी दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गई, जबकि उसके कर्मचारी मालामाल हो गए। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में कुछ कानून बनाने का निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप कौन कौन से अधिनियम अस्तित्व में आए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वो अब से राजस्व से संबंधित सभी मामलों और दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। तो इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया। अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया।
संचालक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल कितने कर दिया गया? 4 वर्ष का कर दिया गया। प्रतिवर्ष उनमें से 1/4 सदस्य के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें कि गवर्नर जनरल और 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबद्ध थे। इस मंडल में, इस काउंसिल में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इस अधिनियम के द्वारा मंडल में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में और क्लेवरिंग, मॉन्सल, बरबेल और फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा, मतलब केवल ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता था और भावी नियुक्तियां कंपनी के द्वारा की जानी थी। इसके बाद इस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों में उसे बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के सभी कार्यकर्ता इसके न्याय क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन में कर दिए गए। इस न्यायालय को प्राथमिक और अपील के अधिकार की अनुमति थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एमपी को सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज एवं भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे, जहां यहाँ पे इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय की व्यवस्था थी। न्यायालय को ये भी अधिकार था कि वो कंपनी और सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले, कार्यवाही अथवा शिकायत की सुनवाई कर सकता था। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, लेकिन इन कानूनों को लागू करने से पहले भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि कर दी गई और उन्हें नजराना, घूस, भेंट आदि लेने की मनाही कर दी गई। तो इस अधिनियम के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन हुए 1781 में। कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को परिभाषित कर दिया गया। राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था में कोई भी रुकावट ना डाली जाए। कानून बनाते तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए। इसके बाद कौन सा एक्ट आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला कानून रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया और 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया था। इस एक्ट के कुछ प्रमुख उपबंध निम्नानुसार: 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी। इसके 6 सदस्य में एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सक्वेयर, और दूसरा विदेश सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और 4 अन्य सम्राट के द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों से चुने जाते थे। प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में चुने जाते थे उनमें से। ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति को दे दिया गया, कमांडर इन चीफ को। बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3-3 सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया।
देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो कि अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था। नियंत्रण बोर्ड पत्रों में तब्दील कर सकता था इसे। अधिनियम 1786। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। इसके बाद कौन सा कानून बना? चार्टर एक्ट 1793। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया इस एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के चार्टर की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही अहस्तक्षेप के सिद्धांत तथा नेपोलियन के द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था कॉन्टिनेंटल सिस्टम से अंग्रेजों के लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। तो इसके फलतः सभी चाहते थे कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। इन परिस्थितियों में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसमें कि निम्न व्यवस्थाएं की गई। कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई? कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। वैसे तो उसका चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कंपनी के भागीदारों को राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित किया गया और उसका विस्तार भी कर दिया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार करने के लिए या फिर आने के लिए सुविधा प्राप्त हो गई। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने और यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या फिर नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद कौन सा कानून आया? चार्टर एक्ट 1833। चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। इसके बाद भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, लेकिन ये निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने और रहने की आज्ञा दे दी गई। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक और फौजी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था और निर्देशन का अधिकार दिया गया। बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल से क्या किया गया? गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। सभी गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे। सभी कर जो है
सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास और बम्बई की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। मैकाले पहला विधि विशेषज्ञ था। भारतीय कानून को संचालित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीयों को केवल धर्म, वंश, रंग या फिर जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी भी पद से जिसके वो योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो प्रावधान था ये वास्तव में कागजों में ही सिमट करके रह गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1853। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटा करके 18 कर दी गई और उनमें से 6 सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने का अधिकार दिया गया। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए 1858 का अधिनियम। 1857 के विद्रोह ने कंपनी की जटिल परिस्थितियों में प्रशासन की सीमाओं को स्पष्ट कर दिया गया था। इसके पश्चात कंपनी के प्रशासन का दायित्व वापस लेने और ताज यानी क्राउन के द्वारा भारत का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से संभालने की मांग और तेज हो गई। इसलिए ये अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय भारत परिषद का यानी इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, जबकि भारत परिषद केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। तो इस प्रकार पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी डायरेक्टरों के सभा और नियंत्रण बोर्ड या फिर अधिकार सभा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया और उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। भारत परिषद को 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट और शेष सदस्यों का चयन करने का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया। अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबद्ध मामलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने को बाध्य था। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल भारत में ताज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा और उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई। संरक्षण ताज सब परिषद, राज्य सचिव और भारतीय अधिकारियों में बट गए। अनुबंध सिविल सेवा यानी कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस में नियुक्तियां जो थी वो खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाने लगी। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय यानी कॉरपोरेट बॉडी घोषित किया गया। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित किया गया जिस पर कि इंग्लैंड और भारत में दावा किया जा सकता था अथवा जो दावा दायर कर सकता था। अब बाकी 1861 से आगे के संवैधानिक विकास के लिए स्वतंत्रता संघर्ष से संबंध अध्यायों को आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम के। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का विकास। कैसे विकास हुआ सिविल सेवाओं का भारत में?
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपने वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए एक सिविल सेवा की व्यवस्था स्थापित की गई, जो कि भारत में प्राप्त किए गए क्षेत्रों के प्रशासनिक मामलों को देखने वाली सुव्यवस्थित तंत्र में तब्दील हो गई। वास्तव में शुरुआती दौर में सिविल सेवा शब्द का प्रयोग कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को देखने वाले कर्मचारियों और सैन्य तथा नौसेना सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के बीच अंतर करने के लिए किया गया था। धीरे धीरे लोक सेवकों को अन्य जिम्मेदारियां और प्राधिकार प्रदान किए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसने कि भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ किया और उन्हें संगठित किया। उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए? वेतन में वृद्धि किया, निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, अधिकारियों के द्वारा रिश्वत और उपहार इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया, सीनियरिटी यानी वरिष्ठता के आधार पर तरक्की यानी प्रमोशन दिए जाने को प्रोत्साहन दिया। 1800 में वेलेजली ने प्रशासन के नए अधिकारों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वेलेजली के इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी और इसके स्थान पर इंग्लैंड के हैलीबरी में नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ पे भारत में नियुक्ति से पूर्व इन नवयुक्त प्रशासनिक सेवकों को 2 वर्षों का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। इंग्लैंड के हैलीबरी में नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से कॉलेज की स्थापना की गई? ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई और यहाँ पे भारत में नियुक्ति से पहले इन नवनियुक्त प्रशासनिक सेवकों को 2 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। चार्टर अधिनियम 1853 में सिविल सेवा संबंधी कौन कौन से प्रावधान आए? इस एक्ट के द्वारा नियुक्ति के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया और सभी नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाने लगी, जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया। कंपनी के उच्च पदों में नियुक्ति के लिए प्रारंभ से ही भारतीयों के लिए द्वार जो था वो पूर्णतः बंद थे। कॉर्नवालिस का विचार था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा 500 पाउंड वार्षिक आय वाले सभी पद कंपनी के अनुबंध अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। कंपनी के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को पृथक कर रखने के लिए कंपनियों के प्रशासनिक पदों से भारतीयों को अलग रखने का बहुत सारे कारण थे। कौन कौन से कारण थे? अंग्रेजों का ये विश्वास था कि ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों को ही प्रशासन का दायित्व संभालना चाहिए। अंग्रेजों की ये धारणा कि भारतीय ब्रिटिश हितों के प्रति अयोग्य, अविश्वसनीय एवं असंवेदनशील हैं। ये धारणा कि जब इन पदों के लिए यूरोपीय ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो यूरोपीय जो थे वही पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध हैं तो उनके बीच ही इन पदों को प्राप्त करने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है, तब ये पद भारतीयों को क्यों दिया जाए? तो ये इनकी धारणा थी। वैसे तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के पदों के लिए भारतीयों के लिए भी प्रवेश के द्वार खोल दिए गए थे, लेकिन वास्तव में कभी भी इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया। 1857 के बाद 1858 में साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा में ये आश्वासन दिया गया कि सरकार सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी और सभी भारतीय स्वतंत्रतापूर्वक अपनी योग्यता के अनुसार प्रशासनिक पदों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये घोषणा की विक्टोरिया ने। लेकिन इस घोषणा के बाद भी सभी उच्च प्रशासनिक पद केवल अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित रहे। भारतीयों को फुसलाने और समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के लिए डिप्टी मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित कर दिए गए, जिससे कि भारतीयों को ये लगा कि इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्थितियां जो की त्यों बनी रही। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा कुछ अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित कर दिया गया, लेकिन ये व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा में इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी।
प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें कि ग्रीक एवं लैटिन भाषाओं के विषय होंगे। प्रारंभ में इस परीक्षा के लिए 23 वर्ष थी। इसके बाद ये 23 से 22 वर्ष 1860 में कर दिया गया, फिर 21 वर्ष 1866 में कर दिया गया और अंत में इसको घटा करके 19 वर्ष कर दी गई 1878 में। इसके बाद कौन कौन से विकास हुए? 1863 में क्या हुआ? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद 1878-79 में लॉर्ड लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा यानी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार प्रशासन के 1/6 भाग अनुबंध पद उच्च कुल के भारतीयों से भरे जाने थे। इन पदों के लिए प्रांतीय सरकारें सिफारिश करेगी और वायसराय एवं भारत सचिव की अनुमति के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इनकी पदवी और वेतन संश्रावित सेवा से कम होता था, लेकिन ये वैधानिक सिविल सेवा असफल हो गई और 8 साल के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग हुई। 1885 में अपनी स्थापना के बाद कांग्रेस ने मांग किया कि इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु में वृद्धि की जाए और इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन एवं भारत दोनों ही स्थानों पर किया जाए, ये मांग की गई। लोक सेवाओं पर एचिशन कमेटी 1886, इस कमेटी का गठन डफरी ने 1886 में किया। इस समिति ने निम्न सिफारिशें की। कौन कौन सी सिफारिशें की? इन सेवाओं में अनुबद्ध एवं अअनुबद्ध शब्दों को समाप्त किया जाए, यानी कॉन्वेंटेड और अनकॉन्वेंटेड शब्दों को समाप्त कर दिया जाए। सिविल सेवाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाए। पहला कि सिविल सेवा, इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं इंग्लैंड में आयोजित की जाए। दूसरा प्रांतीय सिविल सेवा, इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं भारत में आयोजित की जाए। और तीसरा क्या किया जाए? अधीनस्थ सिविल सेवा, इस सेवा के लिए प्रवेश परीक्षाएं भारत में आयोजित किया जाए। इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा कहाँ पे आयोजित की जाए? भारत में। और प्रांतीय सिविल सेवा के लिए भी भारत में आयोजित किए जाए और सिविल सेवा के लिए प्रवेश परीक्षाएं इंग्लैंड में आयोजित की जाए। 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सिविल सेवाओं में आयु सीमा को बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया जाए। इसके बाद 1893 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि इन सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन अब क्रमशः इंग्लैंड और भारत दोनों ही स्थानों पर किया जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव को कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया। भारत सचिव किम्बरले ने कहा कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे कि त्यागा नहीं जा सकता। इसके बाद मॉन्टफोर्ट सुधारों में सिविल सेवा 1919 में, इन सुधारों के तहत सिविल सेवा में कुछ प्रावधानों की सिफारिश किए गए। कौन कौन से? इस नीति की घोषणा की गई कि यदि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो लोक सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नियुक्त हो सकेंगे, जो भारतीयों के हित में होगा। इसने भी सिविल सेवा में प्रवेश परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड और भारत में कराने की सिफारिश की। इसने प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की और इसे प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया। ली आयोग 1924 में, इस आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें की? भारत सचिव को ही भारतीय सिविल सेवा, सिंचाई विभाग के इंजीनियरों और भारतीय वन सेवा इत्यादि में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। स्थानांतरित क्षेत्रों यथा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकारों को दे दिया जाए। इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय और यूरोपियों की भागीदारी 50-50 के अनुपात में हो और भारतीयों को 15 वर्ष में ये अनुपात प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। अतिशीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम में भी इसकी सिफारिश की गई थी।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत सिविल सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इस अधिनियम में सिफारिश किया गया कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, लेकिन प्रशासन में नियंत्रण एवं अधिकार जैसे मुद्दे अंग्रेजों के हाथों में ही केंद्रित रहे और सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करने के प्रयासों को अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि अभी भी सरकार प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के पक्ष में नहीं था। ये जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, इसमें सिफारिश किया गया कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, लेकिन प्रशासन में नियंत्रण और अधिकार जैसे मुद्दे अंग्रेजों के अधिकारों में ही केंद्रित रहे और सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करने के प्रयासों को अधिक सफलता नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी भी जो सरकार थी वो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के पक्ष में नहीं थी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सिविल सेवाओं का मूल्यांकन, कानून एवं नीति निर्धारक संस्थाओं से भारतीयों को अलग रखने की एक सोची समझी रणनीति के तहत इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए। वो संस्थाएं जो कि नीतियां बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी थी, उनमें कि भारतीयों की नियुक्ति लगभग बंद कर दी गई। साथ ही प्रशासन के महत्वपूर्ण विभागों से भारतीयों को दूर रखा जाने लगा। भारतीय जनपद सेवा यानी ICS में भी यूरोपियनों की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास किए गए। इन सभी उद्देश्यों के लिए मुख्यतः 2 तरीके अपनाए गए। कौन कौन से? पहला, वैसे तो यद्यपि 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर के भारतीय सिविल सेवा में सफल होने के पश्चात ये प्रथम भारतीय थे जो कि सिविल सेवा में सफल होते, तो इसके बाद इन सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ने लगी थी। लेकिन इन सेवाओं में भारतीयों को सफल होने से रोकने के लिए प्रवेश के नियमों को अत्यंत कड़ा बना दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रवेश परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी और इसमें अंग्रेजी माध्यम से ही परीक्षा दी जा सकती थी। इसके विषय में शास्त्रीय यूनानी एवं लैटिन जैसे विषय सम्मिलित थे, जिसका अध्ययन भारतीयों के लिए बहुत कठिन था। पुनः 1859 में परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु सीमा 23 से घटा करके 22 वर्ष, फिर 1878 में 19 वर्ष कर दी गई। और दूसरा क्या कारण था? दूसरा, शासन के सभी महत्वपूर्ण और उच्च वेतन वाले पदों पर यूरोपियनों का अधिकार था। राष्ट्रवादी नेताओं के भारी दबाव के कारण वैसे तो 1918 के बाद प्रशासन के भारतीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसकी गति अभी भी काफ़ी धीमी थी और अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर यूरोपियनों का ही अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को इस बात का आभास होने लगा कि केवल सिविल सेवा का ही भारतीयकरण आवश्यक नहीं है, बल्कि शासन की सभी प्रमुख शक्तियां भारतीयों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। इसका कारण ये था कि भारतीय सिविल सेवा के कुछ भारतीयों को छोड़ करके अधिकांश भारतीय अभी भी साम्राज्यवादी शासकों के पक्ष में ही कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात। पूर्व औपनिवेशिक भारत में मुगलों एवं अन्य स्वतंत्र राज्यों में सरकारें कुलीन, तंत्रीय, निरंकुश और सैन्य प्रकृति की थी और वहाँ पे दक्ष पुलिस तंत्र का अभाव था। यहाँ तक कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1765 से 72 के द्वैध शासन के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने और साथ ही साथ अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए जमींदारों से उम्मीद की जाती थी और वे कर्मियों की व्यवस्था और प्रबंध करें। जमींदारों से उम्मीद की जाती थी कि वो कर्मियों की व्यवस्था और प्रबंध करें, जिसमें कि थानेदार शामिल थे। लेकिन प्रायः जमींदार अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे और कुख्यात डाकुओं के गैंग के साथ में गठजोड़ करके लूटपाट में अपना हिस्सा लेते थे। इसीलिए वर्ष 1770 में फौजदार एवं अमील जैसी संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। फौजदार और अमील जैसी संस्थाओं को 1770 में समाप्त कर दिया गया। हालांकि 1774 में वॉरेन हेस्टिंग ने फौजदार संस्था को फिर से स्थापित कर दिया और डकैती, हिंसा और अव्यवस्था से निपटने में जमींदारों को उनकी मदद करने को कहा। 1775 में बड़े जिलों के मुख्य कस्बों में फौजदार थाने स्थापित किए गए और उनकी सहायता के लिए कई छोटे छोटे पुलिस स्टेशन भी गठित किए गए।
ब्रिटिश शासनाधीन पुलिस व्यवस्था में क्रमिक विकास का वर्णन, ये नीचे मिलेगा आपको। ब्रिटिश शासनाधीन पुलिस व्यवस्था में क्रमिक विकास किया गया। कौन कौन से विकास किए गए? 1791 में सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए पुलिस बल को भलीभांति संगठित किया। कॉर्नवालिस ने उसने पुरानी पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। जिलों को 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक थाने, प्रत्येक क्षेत्र को एक दरोगा के अधीन रखा गया और दरोगा की सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। प्रत्येक थाने को यानी प्रत्येक क्षेत्र को एक दरोगा के अधीन रखा गया और दरोगा की सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी नियुक्त किए गए। प्रत्येक जिले को पुलिस अधीक्षक के अधीन रखा गया यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन रखा गया। पुलिस अधीक्षक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी था। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। पुलिस कर्मचारियों में तत्परता और ईमानदारी लाने के लिए उसने इनके वेतन बढ़ा दिए और हत्यारों एवं चोरों को पकड़ने के लिए उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई। इसके बाद 1808 में मेयो ने प्रत्येक डिवीज़न के लिए एक एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की नियुक्ति की और इसकी सहायता के लिए बहुत से गोयंदा, बहुत से स्पाइस नियुक्ति किए गए। लेकिन कालांतर में गोयंदा भ्रष्ट हो गए और स्थानीय जनता के मध्य लूट खसोट मचाने लगे। 1814 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के एक आदेश के द्वारा बंगाल को छोड़कर के अन्य सभी स्थानों में कंपनी के द्वारा दरोगा और उसके सहायकों की नियुक्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि गवर्नर जनरल रहा था 1828 से 35 तक, पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के कार्यालय को समाप्त कर दिया। अब ये व्यवस्था की गई कि जिले का कलेक्टर या दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट पुलिस विभाग का प्रमुख और प्रत्येक संभाग का आयुक्त यानी कमिश्नर पुलिस अधीक्षक के पद का दायित्व भी निभाएगा। लेकिन इस व्यवस्था से अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न हो गए। पुलिस बल का संगठन दुर्बल हो गया और जिला दंडाधिकारी कार्य के बोझ से दब गए। सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी नगरों में जिला दंडाधिकारियों और कलेक्टरों के कार्यों को अलग कर दिया, पृथक कर दिया गया। इसके बाद 1860 में पुलिस आयोग की सिफारिशों से भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बना। इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की। कौन कौन सी? नागरिक पुलिस वाहिनी की व्यवस्था की। ये गांवों की वर्तमान चौकसी व्यवस्था को संचालित करेगा, यानी गांवों में चौकीदार ये कार्य करता था। ठीक है, गाँवों में चौकीदार ये कार्य करता था चौकसी व्यवस्था को, और इसका अन्य पुलिस वाहिनियों से प्रत्यक्ष संबंध होगा। प्रांतों में पुलिस महानिदेशक यानी इंस्पेक्टर जनरल पूरे प्रांत के पुलिस विभाग का प्रमुख होगा। उप महानिदेशक यानी डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रेंज एवं पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस प्रमुख होंगे। प्रांतों में पुलिस महानिदेशक पूरे प्रांत के पुलिस विभाग का प्रमुख होगा और उप महानिदेशक रेंज के और पुलिस अधीक्षक जिले के प्रमुख होंगे। पुलिस विभाग को सुसंगठित रूप प्रदान करने से विभिन्न आपराधिक गतिविधियों जैसे कि डकैती, चोरी, हत्या, ठगी धीरे धीरे कमी आने लगी इसमें। लेकिन विभिन्न अपराधों की जांच पड़ताल करने में साधारण जनता से पुलिस का व्यवहार अशोभनीय होता था। सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के दमन में भी पुलिस का भरपूर दुरुपयोग किया। अंग्रेजों ने अखिल भारतीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था की स्थापना नहीं की। 1861 के पुलिस अधिनियम में केवल प्रांतीय स्तर पर ही पुलिस विभाग के गठन से संबंधित दिशा निर्देश थे। 1902 में पुलिस आयोग ने केंद्र में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और प्रांतों में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की सिफारिश की। ब्रिटिश शासनाधीन सेना में परिवर्तन एवं पुनर्गठन। 1857 के बाद अंग्रेजों ने सेना का व्यवस्थित पुनर्गठन प्रारंभ किया। दिसंबर 1888 में लॉर्ड डफरिन ने इस संबंध में चेतावनी देते हुए कहा कि अंग्रेजों को 30 वर्ष पहले हुए भयानक अनुभव से सबक सीखना चाहिए और उसे सदैव याद रखना चाहिए। अंग्रेजों के द्वारा सेना के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह
जैसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार इस क्षेत्र में विश्व की अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे कि रूस, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि से भी अपने उपनिवेशों की रक्षा के निमित्त भारतीय सेना का उपयोग करना चाहती थी। सरकार की नीति ये थी कि वो सेना की भारतीय शाखा का उपयोग एशिया एवं अफ्रीका में अपने उपनिवेशों के विस्तार में करेगी और सेना की ब्रिटिश शाखा का उपयोग भारत में अंग्रेजी शासन की पकड़ मजबूत करने और उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया जाएगा। सरकार की इस नीति के तहत सेना की भारतीय शाखा पर यूरोपीय शाखा की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इस संबंध में 1859 और 1879 में गठित आयोगों ने ये सुझाव दिया कि अंग्रेजी सेना की संख्या कम से कम 1/3 अवश्य होनी चाहिए। 1857 से पहले अंग्रेजी सेना की संख्या केवल 14% थी। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो कि 1857 से पहले 45,000 थी, अब बढ़ाकर के 65,000 कर दी गई और भारतीय सेनाओं की संख्या 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई और मद्रास में यह अनुपात 1:3 सुनिश्चित किया गया। संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों और सेना के महत्वपूर्ण विभागों जैसे कि तोपखाना, सिग्नल्स और सशस्त्र बलों में कड़ाई से यूरोपियनों का एकाधिकार स्थापित कर दिया गया। यहाँ तक कि 1900 तक भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली बंदूकें यूरोपियनों की तुलना में घटिया किस्म की होती थी और सेना के किसी भी महत्वपूर्ण विभाग में भारतीयों को कोई भी महत्वपूर्ण दायित्व नहीं सौंपा जाता था। ये स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध तक बनी रही थी। सेना में ऑफिसर रैंक के पद पर किसी भी भारतीयों को नियुक्त किए जाने की अनुमति नहीं थी और 1914 तक सेना का सर्वोच्च पद जहां पे कोई भी भारतीय पहुंच सकता था वो सूबेदार का होता था। 1918 के पश्चात ही भारतीयों को सेना में कमीशन यानी कमीशन का रैंक दिया जाना प्रारंभ हुआ। 1926 के अंत में भारतीय सैंडहर्स्ट आयोग ने अनुमान लगाए कि 1952 तक सेना का केवल 50% भारतीयकरण ही हो सकेगा। संतुलन और प्रतितुलन या बांटो एवं राज्य करो की नीति के आधार पर सेना की भारतीय शाखा का पुनर्गठन किया गया। 1879 के सेना आयोग ने इस बात पर बल दिया कि सेना में भारतीयों को भारतीयों से संतुलित किया जाए तथा यूरोपियनों की सर्वोच्चता स्थापित की जाए। 1887 से 1892 तक सेना के कमांडर इन चीफ यानी मुख्य सेनापति रहे लॉर्ड रॉबर्ट्स के काल में 1880 के समय एक नई विचारधारा का विकास हुआ। इसके अनुसार लड़ाकू जातियों और गैर लड़ाकू जातियों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इससे विशिष्ट समुदायों से सेना को अच्छे फौजी प्राप्त हो सकेंगे। कालांतर में इसी विचारधारा के तहत सिख, गोरखा और पठानों को सेना में भर्ती किया गया और इनका प्रयोग भारतीयों के द्वारा किए जाने वाले विद्रोह और राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया। इसके पीछे सरकार की ये मंशा रही थी कि इससे भारतीयों में प्रजातीय भेदभाव पनपेगा और राष्ट्रवादी आंदोलन स्वयं में दुर्बल हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में वे स्थान जहां के सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ दिया था गैर लड़ाकू जातीय के घोषित कर दिए गए। इन स्थानों में अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत प्रमुख थे। इससे भी अधिक सेना की सभी रेजिमेंट्स में जातीय एवं सांप्रदायिक कंपनियों का गठन किया गया और भारतीय शाखा में संतुलन के लिए विभिन्न सामाजिक जातीय तबकों से युवाओं को सेना में भर्ती किया गया। सेनाओं में सांप्रदायिक, जातीय, दलित और क्षेत्रीय भावनाओं को उभारा गया जिसमें कि राष्ट्रवाद के विकास को रोका जा सके। भारत सचिव चार्ल्स सबुर्ड ने घोषणा किया कि उसकी इच्छा है कि सैनिकों में विद्रोह एवं प्रतिद्वंद्विता पूर्ण भावनाओं का विकास किया जाए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर सिख, हिंदू, गोरखा इत्यादि सभी एक दूसरे पर बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला सके। तो इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अंग्रेजी सेना में शामिल कर ली गई और यूरोपीय पदाती और घुड़सवार ब्रिटेन के पदातियों एवं घुड़सवारों में शामिल कर लिया गया। अंग्रेजी सेना के सैनिक और पदाधिकारी भारत में सेवा करने और अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमित रूप से भारत भेजे जाने लगे।
बम्बई, मद्रास और बंगाल के तोपखाने, शाही तोपखाने और शाही इंजीनियर्स में सम्मिलित कर लिए गए। पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी प्रांतों की जातियों को अच्छी फौजी मान करके उन्हें बहुसंख्या में सेना में भर्ती किया गया। जिन प्रदेशों के सैनिकों ने विद्रोह में अधिक भाग लिया था, वहीं के लोगों की सेना भर्ती में बंदी कर दी गई। वहीं के लोगों में सेना के इस पुनर्गठन से रक्षा व्यय बहुत अधिक बढ़ गया, जिसका बोझ भारतीय जनता पर डाल दिया गया। ये कार्य अंग्रेजी लोलुपता के लिए था, भारत की रक्षा के लिए नहीं था। तो अंततः सेना को समाप्त और देश की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग कर देने के प्रयास किया गया, जिसमें कि उनमें देश प्रेम की भावना बिल्कुल जागृत ना हो सके। सेना को समाज एवं देश की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग करने का प्रयास किया गया। इसके लिए राष्ट्रवादी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और जर्नल से उन्हें दूर कर दिया गया और सैनिकों को उनकी गतिविधियों तक ही सीमित कर देने की उपाय किए गए। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय सेना साम्राज्यवाद की रक्षा करने वाली एक मशीन बन करके रह गई। ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ? औपनिवेशिक पूर्व भारत या तो मुगल काल में या उसके पहले प्राचीन भारत सहित समग्र रूप से ना तो न्यायिक व्यवस्था की उचित प्रक्रियाओं को अपनाया गया था और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों का कोई भी उचित संगठन था। हिंदुओं के बीच अधिकतर मुकदमों या फिर मामलों को जाति बुजुर्गों द्वारा या ग्राम पंचायतों के द्वारा सुलझाया जाता था। मुस्लिम समुदाय में न्यायिक प्रशासन की इकाई काजी थी। राजा और बादशाह को न्याय की सर्वोच्च अदालत समझा जाता था और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया प्रायः स्वेच्छाचारी होती थी। सामान्य विधि व्यवस्था की शुरुआत अभिलेखित न्यायिक निर्णयों पर आधारित थी। सामान्य विधि व्यवस्था शुरुआत अभिलेख न्यायिक निर्णयों पर आधारित को ईस्ट इंडिया के द्वारा 1726 में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट को स्थापित करने से माना जा सकता था। व्यापारिक कंपनी से शासकीय शक्ति में परिवर्तित होने के साथ न्यायिक व्यवस्था के नवीन तत्वों ने मौजूदा मुगल न्यायिक व्यवस्था को प्रतिस्थापित कर दिया। उन परिवर्तनों का संक्षिप्त वर्णन नीचे है। वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन सुधार 1772 से 85 तक। न्याय सुधारों की दिशा में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए प्रयास अत्यधिक सफल रहे। उसने मुगल शासकों की न्यायिक प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया। इससे पूर्व न्याय व्यवस्था अत्यंत अस्पष्ट और असंतोषजनक थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए? प्रत्येक जिले में एक जिला दीवानी अदालत व एक जिला फौजदारी अदालत स्थापित की गई। जिला दीवानी अदालत में न्याय का कार्य कलेक्टर के अधीन होता था। वहाँ पे दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती थी। इन अदालतों में हिंदुओं के लिए हिंदू विधि और मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू होती थी। इन अदालतों में 500 रुपये तक के मुकदमों की सुनवाई हो सकती थी। 500 रुपये तक के मुकदमों की। जिला दीवानी अदालत के ऊपर सदर दीवानी अदालत होती थी, जहाँ पे जिला दीवानी अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। सदर दीवानी अदालत में अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के प्रधान और अन्य सदस्य होते थे। इनकी सहायता के लिए भारतीय अधिकारी होते थे। जिला फौजदारी अदालत में फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती थी। ये अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और काजी होते थे। ये अदालत भी कलेक्टर के सामान्य नियंत्रण में होती थी। इस अदालत में मुस्लिम कानून लागू होता था और न्याय की कार्यवाही खुली अदालत में की जाती थी। संपत्ति की जब्ती और मृत्युदंड के लिए मुर्शिदाबाद स्थित सदर निजामत अदालत से स्वीकृति मिलना आवश्यक होता था। जिला निजामत अदालत के विरुद्ध सदर निजामत अदालत में अपील की जा सकती थी। उसके विरुद्ध इसका अध्यक्ष एक उप निज़ाम होता था और एक मुख्य मुफ्ती, एक मुख्य काजी और 3 मौलवी उसकी सहायता करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी अंग्रेज और भारतीय आते थे। यदि किसी भी मामले में दोनों पक्ष सहमति दे, तो ये कलकत्ता से बाहर के मुकदमों की सुनवाई भी कर सकता था। यहाँ पे अंग्रेजी कानून लागू होता था, लेकिन अक्सर सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों के मध्य टकराव होता रहता था। कार्नवालिस के अधीन कौन कौन से सुधार हुए? 1786 से 93 में
शक्तियों का पृथक्करण हुआ। जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए और उनके स्थान पर 4 भ्रमणकारी न्यायालय सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई। 4 कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में। इन भ्रमणकारी न्यायालयों के न्यायाधीश यूरोपीय होते थे और दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करते थे। सदर निजामत अदालत को कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। ये अदालत गवर्नर जनरल और उनके पार्षदों के अधीन कार्य करती थी। इनकी सहायता के लिए मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती होते थे। जिला कलेक्टर से न्यायिक और फौजदारी शक्तियां ले ली गई। जिला दीवानी अदालतों को अब जिला या फिर शहर अदालत के नाम से जाना जाने लगा। इन जिला अदालतों की सभी न्यायिक शक्तियां जिला न्यायाधीशों को दे दी गई। कलेक्टर के पास अब केवल संबंधी अधिकार शेष रह गए थे। दीवानी अदालतों की एक क्रमिक लड़ी यानी ग्रेडेशन स्थापित किया गया। क्या मुंसिफ अदालत भारतीय अधिकारी के अधीन कर दिए गए। रजिस्ट्रार की अदालत यूरोपीय न्यायाधीश के अधीन कर दी गई। जिला न्यायालय जिला न्यायाधीश के अधीन थी। जिला न्यायालयों के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय होता था। कलकत्ता में सदर निजामत अदालत था और सब परिषद सम्राट यानी किंग इन काउंसिल, जहाँ पे 5000 से अधिक मूल्य के मामलों की सुनवाई हो सकती थी। कार्नवालिस संहिता। लॉर्ड कार्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप दे करके 1793 में एक संहिता यानी कोड के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे कि कार्नवालिस संहिता के नाम से जाना जाता था। न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप दे करके 1793 में एक संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। ये संहिता मुख्यतः शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर आधारित था। इस संहिता के द्वारा कार्नवालिस ने कर तथा न्याय प्रशासनों को पृथक कर दिया। यूरोपियों के मामलों को भी अदालतों के अधीन कर दिया। सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्यों के लिए दीवानी अदालतों के सम्मुख जवाबदेही बना दिया। कानून के विशिष्टता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ लॉ स्थापित की गई। विलियम बेंटिक के अधीन सुधार 1828 से 33 तक। कार्नवालिस के द्वारा स्थापित 4 प्रांतीय अपीलीय तथा भ्रमणकारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए तथा इनका कार्य कलेक्टर और दंड नायकों को दे दिया गया, जो कि राजस्व और भ्रमणकारी आयुक्तों यानी रेवेन्यू एंड सर्किट कमिश्नर्स के अधीन होते थे। दिल्ली और आधुनिक उत्तर प्रदेश अपर प्रोविंस के लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद में एक पृथक सदर दीवानी अदालत और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। अब यहाँ के निवासियों को अपील के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था। इस समय न्यायालयों की भाषा फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। अब न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। 1833 में भारतीय विधि को संहिताबद्ध करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया 1833 में। इसके परिणाम स्वरूप दीवानी नियम संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में और फौजदारी नियम संहिता 1861 का निर्माण किया गया। 1860 में अब यूरोपीय फौजदारी मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। साथ ही भारतीय न्यायाधीशों से अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई का अधिकार छीन लिया गया। 1865 में सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थित उच्च न्यायालयों में विलय कर दिया गया। 1835 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। 1837 में ये न्यायालय सरकारी विवादों का निपटारा करता था और उच्च न्यायालयों की सीमित अपीलों की सुनवाई कर सकता था। ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायपालिका के पहलू कौन कौन से पहलू थे? पहले तो सकारात्मक पहलू को समझते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन स्थापित किया गया। शासनों के व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों की जगह संहिताबद्ध कानून लागू किया गया। वैसे तो यूरोपियों के मामलों को भी कानून के दायरे में ला दिया गया था, लेकिन फौजदारी मामलों में उनकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति दीवानी न्यायालयों के सम्मुख जवाबदेही बना दिया गया। ये तो सकारात्मक पहलू थे। नकारात्मक पहलू इसके क्या थे? न्याय व्यवस्था अत्यधिक
दुरूह, जटिल और खर्चीली बन गई। धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति का दुरुपयोग करने लगे। मुकदमा दायर करने का तात्पर्य था न्याय में देरी होना। मुकदमों की संख्या बढ़ने से न्यायालय कार्य के बोझ से दब गए थे। अक्सर यूरोपीय न्यायाधीश भारतीय परंपरा और तौर तरीकों से परिचित नहीं होते थे। इसके फलतः निष्पक्ष न्याय की संभावना नगण्य हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के बाद प्रशासनिक संरचना के प्रमुख परिवर्तन क्या हुए? प्रशासनिक परिवर्तन की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रशासनिक परिवर्तनों की उत्पत्ति 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों को इस बात का भली भांति एहसास हो चुका था कि एक सुसंगठित जन विद्रोह कभी भी ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। इस विद्रोह में प्रशासन और जनता के बीच संपर्क का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो चुका था। साम्राज्यवादी सरकार को ये अनुभव हो गया था कि शासन को जन सामान्य से संपर्क बनाए रख करके ही उसे प्रशासन से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि प्रशासन को भारतीयों की सभ्यता, संस्कार और रीति रिवाज से भली भांति इनसे अगर भली भांति अवगत होना है तो उसके लिए जनता का सहयोग अपरिहार्य है। इससे प्रशासन को सुदृढ़ता तो मिलेगी ही, उसे 1857 जैसी घटनाओं को ज़्यादा कुशलतापूर्वक हल करने में भी सहायता मिल सकेगी। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति उत्तरोत्तर सघन हो गई थी और उसका तेजी से प्रसार हुआ। इस अवधि में अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश नई औद्योगिक शक्तियों के रूप में उभरे और कच्चे माल, विनिर्मित सामान के लिए बाजार और पूंजी विनिवेश के लिए उपनिवेशों में इन औद्योगिक शक्तियों के मध्य गलाकाट प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। तत्कालीन समय में विभिन्न शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य ये कारक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वित्त एवं विनिर्मित सामान के क्षेत्र में ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत हो गया। इस समय रेलवे में ब्रिटिश पूंजी का भारी निवेश हुआ और ब्रिटेन के द्वारा भारत सरकार को ऋण के रूप में प्रचुर मात्रा में धन दिया गया। भारत में इस धन का निवेश मुख्यतः चाय बागान, कोयला खदानों, जूट मिलों और जहाजरानी छोटे उद्योगों और बैंकिंग इत्यादि में किया गया। इन सभी कारकों ने मिलकर के भारत में उपनिवेशवाद का एक नया युग प्रारंभ किया। भारत में उपनिवेशी सरकार का मुख्य लक्ष्य अपनी स्थिति को सुदृढ़ और सुरक्षित करना था, जिससे कि वो ब्रिटेन के आर्थिक और वाणिज्यिक हितों की रक्षा कर सके और विश्व के अन्य भागों में जब भी और जहां भी संभव हो सके इसका विस्तार कर सके। विभिन्न अंग्रेजी वायसराय और गवर्नर जनरल लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एलिग्न, कर्जन और अन्य सभी ने साम्राज्यवादी नियंत्रण और साम्राज्यवादी विचारधारा को उत्तरोत्तर सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिसकी झलक इन प्रशासकों की नीतियों और वक्तव्यों से मिलती है। भारत में सरकारी ढांचे एवं सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव आधुनिक भारत में विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। आगे समझेंगे प्रशासन को केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। भारत सरकार को बेहतर बनाने के लिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर के क्राउन के अधीन कर दिया गया। कठिन परिस्थितियों में कंपनी प्रशासन की सीमाएं 1857 के विद्रोह के समय उजागर हो चुकी थी। इसके साथ ही कंपनी प्रशासन की जवाबदेही में कमी भी प्रकट हो गई थी। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि अब भारत का प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ से चला जाएगा। इस उद्देश्य के लिए डायरेक्टरों की सभा यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और अधिकार सभा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और उनके लिए समस्त अधिकार भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। सभी महत्वपूर्ण कदम भारत सचिव के द्वारा ही उठाए जाने थे और सभी मामलों पर अंतिम निर्णय उसी को लेना था। भारत परिषद केवल सलाहकारी परिषद थी। इस प्रकार 1784 में पीट्स इंडिया
अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई द्वैध शासन व्यवस्था का अंत हो गया। लेकिन इतना होते हुए भी भारत से संबंधित सभी शक्तियां ब्रिटिश संसद में ही निहित थी। गवर्नर जनरल अब चूंकि प्रशासन का प्रतिनिधि था, क्राउन का प्रतिनिधि था, इसलिए उसे वायसराय कहा जाने लगा। यद्यपि इस उपाधि का कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं था और न ही ब्रिटिश संसद ने इस उपाधि का कभी भी प्रयोग किया, लेकिन जनसाधारण द्वारा इसका उपयोग किया जाने लगा। वायसराय के लिए एक कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख के रूप में काम करते थे। साथ ही वो वायसराय के सलाहकार भी थे। भारत में शासन की समस्त गतिविधियों का केंद्र लंदन का भारत सचिव था और सभी प्रशासनिक शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित थी। भारत सचिव की इस विशेष स्थिति के कारण वायसराय का पद उसकी तुलना में कुछ कम महत्व का रह गया और आगे चलकर के भारतीय जनमानस नीति निर्धारण का प्रमुख अधिकारी भारत सचिव को ही समझने लगे। दूसरी ओर ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों का भारत की सरकार नीतियों में प्रभाव बढ़ने लगा। भारत की सरकारी नीतियों में ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारी और बैंकरों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार भारतीय प्रशासन 1858 के पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में ज़्यादा प्रतिक्रियावादी बन गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई, जो कि विधि विशेषज्ञ था। विधि निर्माण के लिए कार्यकारिणी परिषद में 6 से लेकर के 12 तक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए, जिनमें कि आधे गैर सरकारी थे। ये गैर सरकारी सदस्य या तो भारतीय या फिर अंग्रेज हो सकते थे। इस प्रकार परिषद के पास कोई भी वास्तविक अधिकार नहीं था और उसकी प्रकृति केवल सलाहकारी परिषद की ही थी। इसकी मुख्य दुर्बलताएं थीं। ये किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का विचार नहीं कर सकती थी, ना ही उसे कोई वित्तीय अधिकार था। इसे वित्तीय मामलों के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। बजट पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। ये किसी भी प्रशासनिक कार्य या फिर आदेश पर विरोध प्रकट कर सकती थी। यदि वायसराय किसी कार्य की अनुमति देता था तो भारत सचिव उसे अस्वीकार कर सकता था। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो भारतीय सदस्य थे वो केवल महत्वपूर्ण तबकों से संबंधित थे, जैसे कि रजवाड़े, जमींदार और दीवान। सामान्य भारतीयों का परिषद में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। आपातकालीन परिस्थितियों में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। 6 माह के लिए वैध होता था। ये परिषद का एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य था धीरे धीरे सरकारी कार्यप्रणाली का गठन और एकीकरण और कुछ हद तक व्यवस्थापिक सभा की महत्ता स्थापित करना। लेकिन अभी भी भारत में ब्रिटिश सरकार के सभी कार्यों का संचालन भारत सचिव के कार्यालय से ही होता था। प्रांतीय सरकार, केंद्र सरकार से संबंधित हम लोगों ने समझ लिया है। प्रांतीय सरकार को समझते हैं। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियाँ फिर से दिलाई, जिन्हें कि 1833 में वापस ले लिया गया था। कालांतर में अन्य प्रांतों में भी विधान परिषद स्थापित हो गई। मद्रास, कलकत्ता और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को अन्य प्रांतों की तुलना में ज़्यादा अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त थी। प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर और उसकी 3 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद के द्वारा चलाया जाता था, जिनकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाती थी, जबकि अन्य प्रांतों का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर संचालित करते थे, जिनकी नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। बाद के वर्षों में आर्थिक विकेंद्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, लेकिन ये प्रकृति में प्रशासकीय ज़्यादा थे और इनका मुख्य उद्देश्य व्यय में कमी करना था, अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना था। इनका प्रांतीय स्वायत्तता से कोई भी सरोकार नहीं था और न ही इसे प्रांतीय स्वायत्तता को कोई भी प्रोत्साहन मिला। 1870 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इसके अनुसार अब प्रांतीय सरकारों के लिए कुछ निश्चित सेवाओं के प्रशासन यथा पुलिस, जेल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सड़कों इत्यादि के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ भाग निश्चित कर दिया गया। अब प्रांतीय सरकारें इन सेवाओं के प्रशासन के लिए अपनी इच्छा अनुसार धन की मांग कर सकती थी। 1877 में लॉर्ड लिटन के द्वारा कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे कि भू राजस्व, सामान्य प्रशासन और कानून एवं न्याय का हस्तांतरण प्रांतों को कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतीय सरकारें प्रांतों के द्वारा वसूल की जाने वाली कुछ मदों जैसे ये स्टैंप, उत्पाद शुल्क और आयकर से कुछ निश्चित भाग प्राप्त करती थी। 1882 में राजस्व के समस्त स्रोतों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला, सामान्य, केंद्र को जाने लगा। दूसरा,
प्रांतीय राज्य को जाने लगा, और तीसरा वो जिसका विभाजन केंद्र और प्रांत दोनों के मध्य होता था। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्रीय सरकार की सर्वोच्चता बनी रही और प्रांतों पर उनका पूर्ण नियंत्रण यथावत रहा। जब से केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें ब्रिटिश सरकार और भारत सचिव के नियंत्रण में आई, ये व्यवस्था और अनिवार्य बन गई। स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं। सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को प्रोत्साहन देकर के प्रशासन का और अधिक विकेंद्रीकरण किया जाए। विचार ये था कि स्थानीय विकास विभाग स्थानीय मुद्दों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, जल आपूर्ति, सड़क और अन्य स्थानीय आवश्यकताओं के कार्यों का संचालन करे और इसके लिए वित्तीय संसाधनों के रूप में स्थानीय कर वसूले। ऐसे तो बहुत से कारक थे जिन्होंने सरकार के लिए ये आवश्यक बना दिया था कि स्थानीय निकायों के क्षेत्र में सुधार करें और इसके लिए आवश्यक कदम उठाएं। प्रथम, अतिशय केंद्रीयकरण के कारण सरकार के सम्मुख जो वित्तीय संकट समस्या थी, उसे विकेंद्रीकरण के द्वारा ही हल किया जा सकता था। दूसरा, यूरोप में स्थानीय संस्थाओं के विकास से ये महसूस किया जाने लगा था कि भारत में भी इनका उन्नयन और विकास किया जाए और यूरोप से आर्थिक संपर्क में वृद्धि हो सकेगी। तीसरा, राष्ट्रवाद के उफान को स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास से रोकने में मदद मिलेगी। चौथा, ब्रिटिश नीति निर्धारकों के एक तबके ने महसूस किया कि प्रशासन के कुछ भागों का विकास ब्रिटिश सर्वोच्चता के बिना होने चाहिए। इसी से भारत के तीव्र गति से हो रहे राजनीतिकरण को रोका जाएगा। पांचवा, स्थानीय स्तर पर वसूले गए करों का उपयोग स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा करने से सरकार के प्रति आलोचना को कम किया जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार पर यह आरोप लगाया जाता रहा था कि राजस्व का अधिकांश भाग सरकारी सेवकों और उच्च वर्ग के लोगों को ही व्यय करती थी और स्थानीय विकास की उसने उपेक्षा की है। विकास की स्थानीय प्रशासन के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन आगे है, जैसे कि 1864 से 1868 से 64 से 68 के बीच क्या किया गया। इस अवधि में पहली बार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण किया गया, लेकिन अभी इसके अधिकांश सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते थे और इनका प्रमुख जिला दंडकारी होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था। इस प्रकार इनका स्वरूप अतिरिक्त कर संग्रहित करने वाली संस्थाओं से कुछ अधिक नहीं था। 1870 का मेयो का प्रस्ताव। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई और मेयो का 1870 का वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव उसका प्राकृतिक परिणाम था। इस प्रस्ताव के द्वारा कुछ विभागों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों इत्यादि का नियंत्रण प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। इसी के फलस्वरूप स्थानीय वित्त की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। अपने बजट को संतुलित करने के लिए प्रांतीय सरकारों को स्थानीय कर लगाने का अधिकार दिया गया, जबकि शेष धन उन्हें केंद्रीय कोष से प्राप्त होता था। मेयो के इस प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि स्थानीय स्वायत्त शासन को सुदृढ़ बनाया जाए और इस उद्देश्य से नगरपालिकाओं को विकसित किया जाए और इनमें भारतीय और यूरोपीय आधिकारिक सहयोग प्राप्त किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने नई नगरपालिका अधिनियम बनाए। 1871 में बंगाल जिला बोर्ड उपकर अधिनियम के द्वारा बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास किया गया। इसी प्रकार के अधिनियम मद्रास, पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश में भी बनाए गए। इसके बाद 1882 का रिपन प्रस्ताव। 1882 का लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। रिपन की सरकार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास में असमानता को दूर करना चाहती थी। इसलिए सरकार ने सुझाव दिया कि प्रांतीय सरकारों को स्थानीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण की वही नीति अपनानी जानी चाहिए जो कि लॉर्ड मेयो की सरकार ने प्रारंभ किया था। रिपन के इस प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार थे। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए क्योंकि ये लोगों की राजनीतिक एवं लोकप्रिय शिक्षा का साधन है। इससे प्रशासन में सुधार होगा। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन से संबंधित नीतियों में परिवर्तन किया जाए और इन्हें कुछ निश्चित करों के आरोपण का अधिकार दिया जाए। इस व्यवस्था से इन संस्थाओं के लिए राजस्व की आय के स्रोत सुनिश्चित हो सकेंगे। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और यदि सरकारी सदस्य
चाहे तो इन्हें चुनाव भी कराया जा सकता है। इन संस्थाओं का अध्यक्ष गैर सरकारी सदस्यों से ही बनाया जाना चाहिए। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, लेकिन सरकार को ये अधिकार होना होगा कि वो इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली को संशोधित बना सकेगी और निरीक्षण भी कर सकेगी, लेकिन वो इस संबंध में कोई भी बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती। कुछ निश्चित मामलों में सरकारी अधिकारियों की अनुमति होनी चाहिए, अनुमति आवश्यक होगी, जैसे कि ऋणों में वृद्धि, नए करों को लागू करना, किसी निर्माण कार्य की लागत का अनुमानित लागत से अधिक होना, किसी भी निर्माण कार्य की लागत का अनुमानित लागत से अधिक होना, नए नियमों एवं उपनियमों का निर्माण और नगरपालिका की संपत्ति को बेचना या फिर गिरवी रखना इत्यादि। इन जैसे नियमों में सरकारी अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होगी। इस प्रस्ताव के कारण 1883 से 85 तक के बीच अनेक अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों से भारत के शहरी स्वायत्त निकायों के संविधान, शक्ति और कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, लेकिन अभी भी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा स्थानीय शासन का समस्त संचालन करना एक स्वप्न की तरह था। तत्कालीन समय में जो भी स्थानीय निकाय थे उनमें अनेक कमियां थी। सभी जिला बोर्डों और अधिकांश नगरपालिकाओं में निर्वाचित सदस्य अल्पमत में थे। मताधिकार अत्यंत सीमित था। जिला बोर्डों के प्रमुख सरकारी अधिकारी होते थे। वैसे तो नगरपालिकाओं के प्रमुख धीरे धीरे गैर सरकारी सदस्य भी माने जाने लगे थे। अभी भी सरकार का स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था। वो इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार निलंबित कर सकती थी। नौकरशाही ने लॉर्ड रिपन के उदार विचारों का ज़्यादा समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसका तर्क था कि भारतीय स्वशासन के योग्य नहीं है। 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक साम्राज्यवाद का काल था और इस समय प्रजातीय सर्वश्रेष्ठता की भावना अपने चरमोत्कर्ष पर थी। लॉर्ड कर्जन के आने से स्वशासन की गति और मंद हो गई, क्योंकि उसने इन संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण और ज़्यादा बढ़ा दिया। विकेंद्रीकरण पर राजकीय आयोग 1908 स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में धन के अभाव को सबसे प्रमुख बाधा के रूप में रेखांकित करते हुए इस आयोग ने कुछ सिफारिशें की। इसने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान की जाए, जैसे कि छोटे मामलों में न्यायिक अधिकार, ग्रामीण विकास के छोटे कार्यों में खर्च बढ़ाने का अधिकार, ग्राम विद्यालयों का निर्माण, प्रशासन और उनका भरण पोषण, छोटे छोटे ईंधन और चारे संचय इत्यादि। आयोग ने उप जिला बोर्डों के महत्व पर विशेष बल दिया और सिफारिश की कि प्रत्येक तालुक या तहसील में उप जिला बोर्डों का गठन किया जाए और इनको ग्रामीण बोर्डों के प्रशासन का मुख्य साधन बनाया जाए। उप जिला बोर्ड जिला बोर्डों के अधीन नहीं होनी चाहिए और जिला बोर्डों और उप जिला बोर्डों का पृथक अस्तित्व होना चाहिए, अलग अस्तित्व होना चाहिए दोनों का। आयोग ने यह भी सिफारिश किया कि जिला बोर्डों और उप जिला बोर्डों के लिए आय के पृथक स्रोत सुनिश्चित किए जाने चाहिए। नगरपालिकाओं के संबंध में आयोग ने सिफारिश किया कि उनकी कर लगाने की शक्ति पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाए और उन्हें जल आपूर्ति और निकासी की योजनाओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए प्रांतीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए। नगरपालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा और यदि वो चाहें तो मिडिल वर्नाक्यूलर स्कूल की जिम्मेदारी उन्हें दे दी जाए। सरकार को माध्यमिक शिक्षा, अकाल सहायता, अस्पताल, पशु चिकित्सा के कार्य से पूर्ण रूपेण मुक्त कर दिया जाए। 1915 की भारत सरकार के प्रस्तावों में राजकीय विकेंद्रीय आयोग की सिफारिशों पर सरकारी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। प्रस्ताव में नए करों का सुझाव अस्वीकार कर दिया गया और आयोग ने सुझाव केवल कागज पर आयोग के जो सुझाव जो थे आयोग के वो केवल कागज पर ही रह गए। मई 1918 का प्रस्ताव 16 मई 1918 के भारत सरकार के इस प्रस्ताव में 20 अगस्त 1917 की घोषणा के संदर्भ में सभी प्रश्नों की समीक्षा की गई और कहा गया कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर कम से कम नियंत्रण हो और उन्हें गलतियों से सबक लेने का अवसर प्रदान किया जाए। विकेंद्रीकरण आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों को उन्होंने पृष्ठांकित किया और कर लगाने के मामले में नगरपालिकाओं को अधिक अधिकार दे दिया गया। ग्राम पंचायतों को केवल स्थानीय संस्थाओं का प्रतीक बनकर ही रहना चाहिए, बल्कि ग्राम पंचायतों को केवल स्थानीय संस्थाओं का प्रतीक बनकर के ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन्हें ग्रामीण जीवन के आधुनिक व सर्वांगीण विकास का प्रयास भी करना चाहिए। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि
जहाँ तक हो सके स्थानीय संस्थाओं को प्रतिनिधि संस्थाओं का स्वरूप दिया जाए और किसी भी क्षेत्र में उनका अधिक वास्तविक अधिकार जो है वो वास्तविक हो, नाम मात्र का नहीं हो। दोहरे शासन के अधीन 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन एक हस्तांतरित विषय बन गया, जिसका नियंत्रण लोकप्रिय शक्ति के अधीन हो गया। प्रांतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास की अनुमति प्रदान की गई और केंद्रीय सरकार ने इस विषय पर प्रांतीय सरकारों को आदेश देने बंद कर दिए। अनुसूचित करों के नियम के अनुसार प्रांतीय करों और स्थानीय करों की सूची को पृथक कर दिया गया, लेकिन वित्त अभी भी आरक्षित विषय था। अतः भारतीय मंत्री इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। मई 1930 में साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों के संबंध में उल्लेख किया, लेकिन इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और ग्राम पंचायतों में कोई भी विशेष प्रगति देखने को नहीं मिली। आयोग ने यह सुझाव दिया कि इन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाए। आयोग ने अपने कथन की पुष्टि में इंग्लैंड का उदाहरण दिया, जहां पे सरकारी नियंत्रण के कारण ये संस्थाएं अधिक अच्छा कार्य करने लगी हैं। आयोग के अनुसार 1919 के सुधारों के पश्चात इन स्थानीय संस्थाओं की स्थिति और बिगड़ गई और नए करों के आरोपण में इन संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अधिक उत्साह नहीं दिखाते। 1935 का भारत सरकार अधिनियम और उसके बाद क्या हुआ? इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय स्वशासन के प्रचलन से स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन और गति मिली। प्रांतीय और स्थानीय करों के बीच में पृथक्करण था वो समाप्त हो गया। लोकप्रिय सरकारों के द्वारा वित्त का नियंत्रण किया गया और इसलिए इन संस्थाओं को अधिक वित्त उपलब्ध करा सकती थी। वैसे तो सभी प्रांतों में स्थानीय संस्थाओं को अधिक कार्यभार दे दिया गया, लेकिन उनकी कर आरोपण की शक्ति न केवल वहीं रही बल्कि कम कर दी गई। उनकी चुंगी बढ़ाने और संपत्ति एवं व्यवसाय इत्यादि पर करों में वृद्धि करने की शक्तियां कम कर दी गई। विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशों को भी लागू नहीं किया गया। 1947 तक बिना प्रांतीय सरकारों की आज्ञा के बिना स्थानीय संस्थाएं नए कर नहीं लागू कर सकती थी। स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वो ग्राम पंचायतों का विकास प्रभावी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के रूप में करें। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 40 में है ये प्रावधान। संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने शहरी और ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं को सुदृढ़ करने और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। सरकार की योजना है कि इन संस्थाओं को अधिकाधिक अधिकार सौंप करके स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया जाए। इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर से ही विकास एवं समृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वो हम सारांश में देखेंगे। संवैधानिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक विकास, 1753 से 58 के मध्य संवैधानिक विकास, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कौन कौन से कानून पारित हुए थे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। भारत में बेहतर सरकार अधिनियम 1858। और क्या क्या हमने इसमें पढ़ा? भारत में लोक सेवा आयोग का उद्गम हुआ। आधुनिक भारत में पुलिस व्यवस्था बनी। ब्रिटिश शासनाधीन सेना में परिवर्तन हुआ। यूरोपियन शाखा की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। सेना में भारतीयों को संतुलित करने के लिए संतुलन एवं प्रतितुलन की नीति अपनाई गई। महत्वपूर्ण पदों एवं शाखाओं में भारतीयों को न नियुक्ति करने का निर्णय हुआ। सेना का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा तथा उसके विस्तार के लिए किए जाने का निर्णय। ब्रिटेन के वाणिज्यिक हितों को पोषित करने के लिए भी सेना का उपयोग किए जाने का फैसला हुआ। आधुनिक भारत की न्यायपालिका का विकास हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन कौन कौन से सुधार हुआ वो हम लोगों ने पढ़ा। कार्निवालिस के अधीन कौन कौन से सुधार हुए। बेंटिक के अधीन कौन कौन से सुधार हुए। ब्रिटिश के अधीन न्यायपालिका के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या क्या थे। 1857 के बाद प्रशासनिक संरचना में कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन हुए। प्रशासनिक परिवर्तनों का उदय कैसे हुआ। नए साम्राज्यवादी शक्तियों का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश
सर्वोच्चता की चुनौती, भारत में बड़ी मात्रा में ब्रिटिश पूंजी का निवेश हुआ। प्रशासन में हम लोगों ने केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन को समझा। भारत में शासन का अधिकार कंपनी से ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। भारत सचिव इस कार्य का केंद्र बिंदु था। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्त करने से भारतीयों की व्यवस्थापिका से जुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन उनके अधिकार बहुत सीमित थे। 1870 में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। अधूरे मन से और अपर्याप्त प्रशासकीय कदम उठाए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य सरकारी राजस्व में वृद्धि करना था। 1860 में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। 82 में रिपन का प्रस्ताव आया, एक सकारात्मक कदम था। ये वास्तविक शक्तियों एवं वित्तीय नियंत्रण का अधिकार नहीं था। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़े, जो कि हमने सारांश में पूरा देख लिया। आगे के और भी चैप्टर हम लोग स्पेक्ट्रम में जितने भी बच्चे हुए हैं उन सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और स्पेक्ट्रम के ये बिल्कुल लास्ट यूनिट चल रहे हैं। इसके बाद पूरे स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पूरे शुरू से अंत तक सारे स्पेक्ट्रम को बहुत कम समय में आप कवर कर पाएंगे। बहुत ही अच्छे से स्टोरी के तरीके से सुनेंगे, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक यू सो मच।